पता है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक बड़े ही मजेदार बात कही। उन्होंने कहा था कि आप सब ऐसा मत सोचिए कि किसी के बनाने से कोई वंश गुरु बनता है। जो वंश गुरु होते हैं वो जन्म से ही इस स्थान के अधिकारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे तुम्हारे बनाने से कोई वंश गुरु बनता। उनके स्पष्ट वचन है और साहब की दया है, कृपा है, वो वीडियो आज तक सुरक्षित है। बहुत साथ में उस समय जो वीडियो कैमरा आते थे बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता था, लेकिन जो भी था, जैसा भी कैमरा था, वीडियो कैमरा था, उसमें शूटिंग हुई थी, तो बहुत अच्छा पिक्चर भी नहीं है और बहुत अच्छी आवाज भी नहीं है, लेकिन है और संभवतः आपको प्रचार केंद्र में मिल भी जाएगा। उनके बहुत सारे आशीर्वचन भी थे। फिर आगे बोलते हुए उन्होंने कहा, जो वहां भक्त समाज बैठे थे, श्रद्धालुगण बैठे थे, उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग सोच रहे होंगे ये बड़े के साथ छोटा कैसे बैठा है। भानु प्रताप के लिए मैं भी बैठा था, भानु प्रताप गुरु गोसाई जी भी बैठे थे। तो उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़े के साथ छोटा कैसे बैठा है। तो उन्होंने कहा ये एक सच्चाई है, ये मेरे ममता का प्रतीक नहीं है। उनके वचन थे, ऐसे ही उनके वचन थे, ये मेरे ममता का प्रतीक नहीं है, यह एक सच्चाई है। वंश गद्दी में वंश गुरु के साथ साथ गुरु गोसाई की भी परंपरा चलती है। इसलिए मैंने बड़े के साथ छोटे को भी बिठाया, ऐसे उनके आशीर्वचन है। तो मेरी भी यही इच्छा है कि जब 23 जनवरी को हमारे नवोदित वंशाचार्य 16वें वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब का चादर तिलक हो, तो उनके साथ साथ भानु प्रताप साहब के सुपुत्र प्रखर प्रताप गुरु गोसाई का भी चादर तिलक हो, ताकि वंश गुरु के साथ एक सहयोगी गुरु गोसाई के रूप में वो नवोदित वंशाचार्य के साथ आगे कार्य करें, नवोदित वंशाचार्य के कार्यों में अपना सहयोग दें, अपना हाथ बटाएं। जैसे मेरे कार्यकाल में गुरु गोस्वामी भानु प्रताप साहेब मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे हर कार्य में मेरा हाथ बटा रहे हैं। मेरे निर्देश पर बहुत से कार्य कर रहे हैं। कहीं मैं नहीं जा पाता
तो मेरे स्थान पर चौका आरती वगैरह में ये चले जाते हैं। अब वैसे भी मैंने व्यक्तिगत चौका आरती कई बरस पहले बंद कर दिया था, क्योंकि आप लोग इतना व्यक्तिगत चौका आरती कराते हैं, इतना व्यक्तिगत चौका आरती कराते हैं। 6 बरस तक तो मैंने खूब किया, लेकिन अकेले छत्तीसगढ़ से एक साल में इतने आवेदन आ जाते थे सिर्फ चौका आरती। किसी को आनंदी चौका आरती चाहिए तो कुछ चलावा चौका वाले भी आ जाते थे। तो ऐसे पकड़ के एक साल में हर साल 700 से 800 आवेदन आ जाते थे। अब मैं एक गांव को एक दिन भी दूं तो पूरे साल में मैं सिर्फ 365 कार्यक्रम कर सकता हूं। मतलब एक दिन भी दामाखेड़ा में ना रुकूं, सारे त्योहार छोड़ दूं, दामाखेड़ा का मेला भी छोड़ दूं, दशहरा भी छोड़ दूं, बरसाइत भी छोड़ दूं, दिवाली होली सब छोड़ दूं, पूरा 365 दिन रोज के रोज मैं करूं तो भी वो 700-800 पूरे नहीं होते हैं। सिर्फ 365 गांव के ही पूरे होते हैं। फिर बच गया कितना? 450-500 फिर बच जाते हैं। अब उसको अगले साल करूं तो अगले साल फिर 400-500 नए आ जाते हैं। तो पिछला और नया मिला के 1000 से ऊपर चला जाता है। तो मेरे मन में विचार आया, ये तो संभव नहीं है। अब जो कार्य संभव नहीं है उसके पीछे पड़ना मतलब एक तरह से मुसीबत मोल लेना है। ऐसे तो पूरा जीवन सिर्फ चौका आरती करते करते ही गुजर जाएगा। ना कहीं हम प्रचार प्रसार कर पाएंगे, ना कहीं भ्रमण कर पाएंगे, ना छत्तीसगढ़ से बाहर किसी को एक दिन भी मिलेगा। हमारा पूरा जीवन छत्तीसगढ़ में ही खप जाएगा। एक दिन के लिए भी हम छत्तीसगढ़ छोड़ के दूसरे प्रांत के कभी पंथों के पास नहीं जा पाएंगे। ये स्थिति हो गई थी। और सबसे ज्यादा चौका आरती आप लोग लिंगदरा वाले कराते हो। सब बता रहा हूं, मतलब एक महीने के अंदर अंदर कई प्रोग्राम ऐसा था, महीने में 2 बार 3 बार आ जाता था एक ही गांव में। और चलो ज्यादा से ज्यादा हो सके, एक बार तो हथमोड़ी, एक महीने में 3 बार हथमोड़ी गया। तो कई ठो ऐसे गांव के एक महीने में 2-2 बार गया। एक बार बुला लिए मुझे जिया गांव में, सिर्फ चौका आरती था। 5 ठो चौका आरती था। मैं सिर्फ चौका आरती के नाम से आया था कि जाकर 3 चौका आरती कर दूंगा, उसके बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करके बाकी के 2 चौका आरती करके शाम तक मैं रायपुर निकल जाऊंगा। जब वहां आया, आने के बाद दरस परस सबका हुआ, उसके बाद जाकर हम बैठे कि अब तैयारी करें चौका आरती की। तो हमारे दीवान साहब वो पहले दिन आ जाते थे, तो उन्होंने 5 चौका आरती तैयार कर दिया था जिसके घर में। जाके मैं बैठा कमरे में, चाय पानी वगैरह ले रहे थे, तो दाऊ मंडल लोग 4 और आदमी को लेकर आए और वो लोग कहने लग गए कि ये
ये लोग भी चाहते हैं कि इनके घर में भी चौका हो जाए। 4 मतलब 5 और 4 हो गया 9। तो मैं उनको बोला देखो राव जी 5 चौका, आप बोले 5 चौका, एक दिन में 5 चौका तो वैसे ही कर रहा हूं मैं। 5 चौका आरती के बाद और समय बचता कहाँ है? कैसे होगा? फिर कभी आ जाऊंगा, फिर कभी आ जाऊंगा, तो भी नहीं मानते थे, वो रोना धोना शुरू कर देते। 2 मिनट दादा, 2 मिनट दादा। अरे बाबा 2 मिनट में चौका नहीं हुआ, 2 मिनट मत एक टन सुबरन पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मानते ही नहीं, तो रोना गाना चालू कर देते थे एकदम। अब वो सयाने थे और वो रोना गाना चालू कर दिए। अब मुझे अब उस समय क्या है, मैं भी युवा था और ऐसे कोई सयाना सामने रोए जाए तो मुझे बड़ा खराब लगता था, अच्छा मालूम नहीं पड़ता था। फिर जैसे तैसे भी कैसे करके मैंने उनके दिल रखने के लिए बोला, ठीक मैं आप चारों को कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अब हर चौके 5 4 मिला के हो गया 9, मतलब हर चौके में सिर्फ परिवार के लोग रहेंगे, ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। आप बोलोगे कि हर चौके में पूरा प्रसाद वितरण करो सबको, तो नहीं हो सकता। पूरे 9 जगह में गांव के लोग बढ़ जाओ, कुछ लोग यहाँ कुछ लोग वहां, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हाँ तो वो लोग मान गए, मैं कहा व्यवस्था आप लोग करो। तो 3 चौका आरती तो पहले करना था, तो मैंने 5 चौका आरती पहले किया, फिर भोजन प्रसादी के लिए बैठा, भोजन प्रसादी के बाद 4 चौका किया, 4 चौका किया, उसके बाद फिर आसन पे आग बैठे, चलो साहब की दया से पूरा 9 चौका निपट गया। फिर वहां नाश्ता वगैरह लिए, इतने में आंगन में आकर खड़े हो गए। चलो दादा 2 मिनट खून देते दादा, 2 मिनट अंदर खून देते दादा, 1 मिनट खून देते दादा। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, चौथे के पीछे 15 जने, 15 बदनामी। उसके बाद मैं रायपुर से सुबह 7:30 8 बजे निकलता था और रात को 2 बजे 2:30 बजे वापस जाता था। प्राय ऐसे ही होता था, मतलब 18 घंटे 17 घंटे 18 घंटे कार्यक्रम में लग जाते थे प्रतिदिन। कई बार क्या होता था कि 2 चौका एक गांव में ले लेते थे, उसके बाद दूसरे दोपहर बाद शाम के समय में दूसरे गांव वाले 2 चौका वहां ले लेते थे। चलो ठीक है, एक गांव में 2 चौका, दूसरे गांव में शाम का 2 चौका आरती और कर दूंगा। अब वो एक चौका में चल, एक गांव में चौका आरती हुआ, 2 चौका आरती, उसके बाद भोजन के लिए बैठे, इतने में तीसरे गांव वाला पहुंच जाता था कि दादा ये गांव वो गांव बीच में मोर गांव है। तो बाबा मैं कैसे कर रहा हूं? अब वो गांव जा साहेब महू आरती कलन बाल लेते साहेब, का कहना पधरावनी का नहीं दादा, मोरो घर चौका पोत देते। अब फिर वही रोना धोना चालू। वो दूसरे गांव जाते जाते बीच के तीसरे गांव में भी चौका करना पड़ता था। मतलब एक दिन में 3 गांव में कार्यक्रम, फिर वही रात को 2 बजे 2:30 बजे 2 बजे रात को 2:30 बजे ऐसे वापस होता था। तो 17 घंटे 18 घंटे 16 घंटे 15 घंटा तो हो ही जाता था रोज। और यही आपके बेमेतर क्षेत्र में सबसे ज्यादा
मतलब जो ये आपकी कुर्मियान पट्टी है ना, तो उस समय अब वो सयाने लोग नहीं दिखते हैं, वो बिल्कुल रोना धोना शुरू कर देते थे, एकदम जिद में अड़ जाते थे, तो करना पड़ता था। अभी ये परेशान है हमारे नवोदित वंशाचार्य, ये भी यात्रा में जाते हैं, पधरावनी ही बस ये 2 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर पधरावनी है बोल बोल के ले जाते हैं, और निकलता है 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर, मतलब कितने 3 बजे तक, सुबह 4 बजे तक घुमाते हैं उधर राजस्थान गुजरात में। तो यही सब समस्या थी, मतलब चौका आरती मेरे 6 साल सिर्फ चौका आरती में बीत गए, ना कहीं मैं पंथ का प्रचार प्रसार कर पा रहा था, न छत्तीसगढ़ छोड़ के किसी दूसरे राज्य में जा पा रहा था। तो ये उस समय भारत का उसकी पढ़ाई भी चल रही थी, और पंचमेश्वर गिरीश मुनि नाम साहब का आदेश भी था मुझे किसी का पढ़ाई छुड़ाना मत, मतलब बच्चों में चाहे तुम्हारी बहनें हो, छोटे दत्ता हो, किसी की पढ़ाई जितना पढ़ना चाहे पढ़ाना। तो ये पढ़ाई लिखाई कर रहा था उस समय, तो शायद MA कर चुका था 98 में MA कर लिया था। फिर मैंने इसको बोला कि थोड़ा चौका आरती में जाना शुरू करो, फिर इसको मैंने चौका आरती में भेजना शुरू किया। ये आसपास जितने चौका आरती वगैरह उसमें तुम जाओ, चौका आरती तुम देखो। फिर इसने चौका आरती करना शुरू किया, तो मुझे थोड़ा समय मिला, फिर उसी साल से मैंने मतलब एक तहसील के हिसाब से मैंने समिति बनाई, जहां जहां भी कबीरपंथी ज्यादा संख्या में थे, हर तहसील में तहसील स्तर की हमने समिति बनाई। फिर हर ब्लॉक में या तहसील में या जिले में हम लोग बड़ा बड़ा आयोजन करने लग गए। अब गांव, मैंने सीधा बोल दिया मैं गांव का कार्यक्रम नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को कार्यक्रम करना है तो मेरे तरफ तहसील था, उस समय तहसील में अब जितने भी कबीरपंथी गांव सब एक समिति बनाओ, सब मिलकर, और सब मिलकर एक जगह रखो, 3 दिन 4 दिन का रखना है, एक जगह रखो। बिरला वालों को बोला, साझा वालों को बोला, और कबीर धाम वाले तो एक समिति पंचमेश्वर गिरीश मुनि नाम साहब के समय से ही चल रही थी। एक समिति वो करीब 55-60 गांव की समिति थी। वो लोग हर साल एक गांव में करते थे, एक साल इस गांव में, दूसरे साल दूसरे गांव में, तीसरे साल तीसरे गांव में, वो अलग अलग नहीं मानते थे। तो वो मैं देखा था, तो मैंने हर क्षेत्र में ऐसी समिति बनाई। तो फिर वो शुरू हुआ आपके बेरला से 2000 में, सन 2000 में दिसंबर में बेरला में हुआ। फिर 2001 में यहाँ हम कुंभ का मेला लगा था प्रयागराज का। उसके बाद कुंभ मेले से आने के बाद फिर फागुन के महीने में रुद्री में हुआ, धमतरी रुद्री में, गंगरेल डैम के पास, वहां हुआ। फिर ऐसे होते गए, फिर 2002 में आपके बेगेदरा में हुआ, 2003 में कबीरधाम कवर्धा में हुआ। फिर ऐसे हर जगह ये देखा देखी, फिर अपने आप हर जगह समिति बनती गई, बोलने ही नहीं पड़ा। अब बड़ा कार्यक्रम, बड़ा समारोह होता था, खूब लोग जुटते थे, भारी लोग जुटते थे। अब पूरा एक तहसील मिलकर कार्यक्रम किया तो हर गांव से लोग आते थे, और सबको ये लगता था कि हमारा कार्यक्रम। पहले एक गांव में होता था,
पंत्रिय जो गिरिन मुनि नाम साहब के समय पे, उनके साथ भी मैं बहुत घूमा। उनका सत्संग प्रवचन भी होता था तो एक गांव का अलग, मतलब करते हमारे गांव में आशीर्वचन और दूसरे दिन सवेरे चौका। तो शाम को जैसे गुरुदेव आते थे 4 बजे पहुंच जाते थे। 4 बजे पहुंचकर सबका दरस परस भेंट बंदी हो जाता था। फिर वो शाम को भी स्नान करते थे, स्नान ध्यान करके फिर वो सत्संग में बैठते थे। सत्संग में बैठते थे तो सत्संग उस समय कैसे होता था, मतलब गांव के अंदर ही कोई बड़ा सा चौक हो, कोई बड़ा सा चौपाल हो या किसी का कोठार हो, ऐसे। अब उस समय यही साधन सुविधा थी उस समय। अब वहां के लोग, गांव के लोग, वो भी कबीरपंथी लोग और थोड़े बहुत जो सत्संग सुनने के, मतलब सत्संग सुनने वाले लोग ऐसे एकत्रित हो जाते थे। और नजदीक के जो 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के गांव से कुछ कबीरपंथी लोग साइकिल में आ जाते थे, पूरा परिवार नहीं आता। तो किसी भी चौक में, चौपाल में ऐसे एक तखत को बिछा देते, तखत, और एक ठो टोंगा लगा देते। तो चोंगा नहीं होता है, ऐसी चोंगा एक ठो लगा देते थे और एक ठो माइक और ऐसी तखत में आसन बिछा देते थे। और मैंने देखिए परम पूज्य गुरुदेव के साथ में 24 वर्ष रहा। जब वो लोग गमन किए तब मैं 24 वर्ष का था। 24 वर्ष हो गया था, 25 वर्ष चल रहा था। कई जगह मैं भी साथ जाता था तो देखता था, कई जगह मैं भी बैठता था, तो ऐसे होता था। और मैंने देखा है उनको, और पुराने लोग यहाँ बैठे, बहुत सारे पुराने लोग बैठे हैं जो गुरुदेव के समय के लोग हैं। हमारे गुरुदेव चाहे दामाखेड़ा का मेला हो, चाहे कितना भी बड़ा समारोह हो, चाहे गांव हो, 25-30 मिनट, 35 मिनट से ज्यादा कभी बोलते ही नहीं बोलते। और 25-30 मिनट में इतना सार सुना देते थे कि पूछो मत। मतलब उनकी महिमा ही ऐसी थी, वो गागर में सागर को भर देते। ऐसी अद्भुत उनकी वाणी थी, इतने सहज ढंग से, इतने सरल रूप से, मतलब बहुत बड़ी बात को, बहुत रहस्यपूर्ण बात को, बहुत गूढ़ ज्ञान को इतने आसानी से, सहज भाषा में, इतने सरलता से बता देते थे कि हम आम आदमी जो गांव जाते वो भी अच्छे से समझ जाते। मतलब अब हम तो मतलब ऐसा हो गया कि बोलते बोलते, हम भी पहले कम ही बोलते, लेकिन बोलते बोलते बहुत बोलने लग गए। लेकिन लंबा बोलने का वो मतलब नहीं होता, मतलब होता है सार हो, संक्षिप्त हो। कम बोलो लेकिन कम में ही बम हो, ऐसा समझ लो आप। तो साहब की वाणी वचनों को हमारे गुरुदेव बिल्कुल 25-30 मिनट, 35 मिनट, आधा घंटा में एकदम ऐसा सुनाते थे कि हमारे साहब की वाणी हमारे दिल दिमाग में पूरा अंदर तक बैठ जाती। अब ये उनकी लीला, उनकी महिमा है, उनका ऐसा ही चला। मतलब आप समझ लीजिए
मैंने उनको 1.5 घंटे से ऊपर सिर्फ जिंदगी में 2 बार सुना, सिर्फ 2 बार। एक तो 1989 का प्रयागराज का कुंभ मेला चल रहा था, तो प्रतिदिन सत्संग में बैठते थे। एक दिन उन्होंने संध्या साखी पर बोलना शुरू, जो संध्या पाठ में जो संध्या साखी है ना, उस संध्या साखी पर उन्होंने बोलना शुरू किया। तो उस दिन वो 1.25-2 घंटे तक बोले। और एक बार उनका आखिरी मेला दामाखेड़ा में, जब वो पीछे बाड़ी में पहली बार बैठकर, और उस साल जो लोग जानते हैं पता होगा उनको, उस साल वो पूरा 4-5 दिन तक लगातार सुनाए। उससे पहले तो आखिरी दिन आखिरी सभा में वो भी 4-5 लोगों के बोलने के बाद थोड़ा सा 20-25 मिनट बोल के समाप्त करते। लेकिन 1991 के मेले में 5 दिन खुद बोले, और अनुराग सागर ग्रंथ को हाथ में लेकर पूरे अनुराग सागर की कथा उन्होंने सुनाई। जो श्रद्धालु बैठे हुए थे तो 5 दिवस तक रोज प्रतिदिन उन्होंने अनुराग सागर की कथा सुनाई। तो उस दौरान एक दिन वहां भी वो 1.5 घंटे तक बोले। तो अपनी जिंदगी में मैंने 1.5 घंटे तक उनको सिर्फ 2 बार बोलते सुना। इस साल मैंने विचार किया है कि जैसे बसंत पंचमी के दिन चादर तिलक का कार्यक्रम होगा, और उस दिन तो बहुत भारी भीड़ भाड़ रहेगी। और चादर तिलक का जो कार्यक्रम है यह सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच ही है समय इसका। 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच ही है। उसके बाद तो पूरा दिन भंडारा चलेगा, और आप लोगों को सिर्फ घूमने नहीं आना है, आप लोगों को सिर्फ मेहमान बन के नहीं आना है। आप लोग मेहमान बन के आओगे तो वहां व्यवस्था कौन करेगा, तैयारी कौन करेगी? तो आप लोगों को एक व्यवस्था, हमें ही व्यवस्था करना है, ये सोचकर आप लोग आइए, और 2 दिन पहले आइए। क्योंकि इस साल भंडारा एक जगह नहीं हो सकता है, कम से कम 3 जगह भंडारा चलाना पड़ेगा। 3 जगह भंडारा चलाना पड़ेगा, कम से कम बसंत पंचमी के दिन तो 3 जगह चलाना ही पड़ेगा, और बाकी पूरे मेले में 2 जगह चलाना पड़ेगा। मतलब ये समझ लीजिए इस साल मेले में सब कुछ डबल होगा, सब कुछ डबल चाहिए। भीड़ भी डबल होगी, भंडारा भी डबल होगा, क्योंकि मेला ही डबल हो रहा है। 5 दिन का मेला सीधा 12 दिन का हो रहा है। 5 दिन का मेला होता था, सीधा 12 दिन का मेला हो रहा है। तो भंडारा भी डबल होगा, तो जाहिर सी बात है लकड़ी भी डबल लगेगी। तुम लोग हंसो मत, भेजना है मेरे को हर गांव से 1-1 ट्राली लकड़ी चाहिए। धान पान तो सब निकल गया, भंडारे के लिए लकड़ी चाहिए। जितने कभी पंथी गांव हैं, हर गांव से 1 ट्राली लकड़ी चाहिए। और जहां दाऊ लोग हैं तो 1 ट्राली अकेले दाऊ की तरफ से, बाकी 1 ट्राली गांव वालों की। ठीक है ना? पक्का ना? पक्का है भाई? देखो अब मैं क्या है, अब मैं भी मतलब अब सयाना हो रहा,
हो ही गया, हो रहा हूं क्या, हो ही गया। एक कम 60 तो होने वाला, 58 बरस पूरा हो गया, 59 बरस चल रहा है। अब 1 साल बाद 60 बरस का हो जाऊंगा, मैं तो पूरा सयाना हो ही गया। तो अब मैं थोड़ा ज्यादा दौड़ धूप कर नहीं पाता हूं। अब पिछले 2 साल से तो मैं ऐसा था, मैं शायद 22 में आया था ना, 2022 के मेले में आया था मैं, क्योंकि 2022 में ही कार्तिक पूर्णिमा में मैं जगन्नाथपुरी गया था। तो वहां धनी धनदास जी साहब की समाधि पर मैंने अपना केस अर्पण किया था, क्योंकि जब मैं 7 बरस का था, 7 बरस का छोटा था, तो हमारे गुरुदेव पंचदेव गुरुदेव नाम साहब मुझे झालर के लिए और मुझे कंठी के लिए जगन्नाथपुरी ले गए। तो वही कबीर चौरा मठ में ही उन्होंने चौका आरती किया था, और वही धर्मदास साहब की समाधि के सामने ही मेरा झालर किया था। अब उस समय ऐसा था, ये सन 74 की बात है, 1974 की बात है। अब वो कबीर चबूतरा मठ जो है, तो जगन्नाथपुरी साहब से बिल्कुल 2 किलोमीटर बाहर पड़ता है। आज तो कबीर चौरा मठ जहां, वो तो 1 नंबर की चौपाटी है, 1 नंबर की चौपाटी है। कुछ नहीं था, एक तो दुकान तक नहीं था, एक तो पान ठेला भी नहीं था। सिर्फ कबीर चबूतरा मठ था, स्वर्ग द्वार था, वहां सिर्फ लाशें जलाई जाती थी। स्वर्ग द्वार बना हुआ है ना मठ के पास, उसमें इसीलिए स्वर्ग द्वार कहते हैं। कोई भी चीता, कोई भी मृत्यु हो जाती थी तो उस द्वार के अंदर से समुद्र की तरफ जाते थे, और बस उस तरफ जाके रेत में ही चीता जलाई जाती थी। आज भी जलाई जाती है। तो एक तरह से उसकी स्मशान घाट है वो, और बस वो कबीर चबूतरा इतना ही था, उसके अलावा कुछ नहीं, रेत ही रेत, कोई सड़क भी नहीं था। तो ट्रेन में गए थे, तो ट्रेन रेलवे स्टेशन से उस समय टांगा गाड़ी पे घोड़ा गाड़ी चलता था, नहीं तो रिक्शा चलता था। तो उसमें बैठकर कभी कभी तक आए थे, और बहुत सारे साधु संत सेवक सखी लोग उस समय, कम से कम 200-250 साधु संत सेवक सखी लोग, सब सयाने उस समय जो सयाने लोग थे, प्रमुख लोग थे समाज के। आपके इधर के भी बहुत लोग गए थे सयाने लोग, और हर तरफ से साहू पट्टी से भी गए, कुरम्यान पट्टी से भी गए, उधर जबेर पट्टी से भी गए, चन्नाहू पट्टी से भी गए, रघुआ पट्टी से भी गए। हर तरफ से लोग गए, सयाने लोग, बुजुर्ग लोग, प्रमुख लोग। तो यहाँ से भंडारी भी गए, तो वहां शायद 3-4 दिवस रुके भी। तो छुट्टी तो मतलब धर्मदास साहब की समाधि के सामने तो उन्होंने काट दिया। अब मुंडन होना था, नाई नहीं मिला, कोई नाई ही नहीं मिला। वो शहर में सेलून में एक दो जने नाई थे, वो जो रोड में बैठे रहते थे, उनको बोला गया कि चलो, बस आप ही नहीं किए, वहां नहीं जाएंगे बोल दिए। तो ऐसे कर दिए थे, छुट्टी काट दिए थे, नहीं मिले थे। फिर चौका आरती हुआ, और मेरे गुरुदेव ने वहीं मुझे घंटी पहनाया, और वहीं पर मुझे परम पूज्य गुरुदेव से नामदान मिला जगन्नाथपुर में। तो 2022 में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 5 अक्टूबर को दशहरा था, 5 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर को हमारे नवोदित वंशाचार्य का इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था,
बहुत लोगों को नहीं पता। इनका इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, ये सिर है ना इतना ऐसे फट के लटक गया, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। यहां से ऐसे पूरा ऐसे गोल करके ये हिस्सा लटक गया। अब ये मोटरसाइकिल बच्चे मोटरसाइकिल में घूम रहे थे, वो चौरेगा के पीछे चले गए थे रोड। अब एक जगह क्या हुआ कैसे हुआ, नहर भी साथ था, संभाल नहीं पाए। इनके साथ एक लड़का बैठा था, ये बाइक सहित नहर में। अब नहर में पानी होता तो भी चोट नहीं लगती, अगर कमर पर पानी होता तो भी। अब उसमें इतना 4 अंगुल पानी था और पूरा काई कीचड़। फिर जब नहर भी गहरा है, 10-12 फीट गहरा है और कंक्रीट दोनों तरफ। अब नीचे में कंक्रीट का वो धार था, तो जब गिरे तो इन लोगों ने, इनके हाथ से मोटरसाइकिल छूट गया, मोटरसाइकिल अलग गिरा, ये लोग नहर में ऐसे गिरे काई था। अब वो एकदम स्लिप मार के एक साइड पे गए और कंक्रीट का जो नीचे का किनारा होता है ना, उसमें ये बाजू पड़ा और ये सिर पड़ा। ये बाजू पूरा यहाँ से यहाँ तक फट गया, मांसपेशी पूरी फट गई, हड्डी दिख रही और ये इतना पूरा फट के लटक गया। इनके पीछे जो बैठा था हरी, बचपन से इनको देखते आ रहा था, हरी नाम का, हरी निषाद, हमारे दामाद मेरा पीछे चकवाया गांव का लड़का है। उसने जब देखा ना, 1 सेकेंड भी देर नहीं किया, उसने तुरंत उसको पलट के चिपकाया और अपने जेब से रुमाल निकाला, बांध दिया। फिर एक जने और रुमाल, एक लड़के से और रुमाल मांगा, उसको भी बांध दिया। ये फटा था, पूरा खून बह रहा था। तो फिर अपने क्या बांधा, बनियान बांधा, वो अपना बनियान निकाल के यहाँ बांधा। इतने में अब मैं यहाँ अपने दया धाम में अपने रूम में बैठा था और इनकी माता जी, हमारी गुरु माता अम्मा के पास बैठी थी। तो सबसे पहले उसी को फोन आ गया। अब बच्चे लोग थे, बच्चे घबराए हुए, उन्होंने फोन किया। अब उसको बताया एक्सीडेंट हो गया दद्दू साहब का, बहुत भारी, एकदम सिर में बहुत भारी चोट लगा है, बहुत खून निकल रहा है। अब वो पागल हो गए एकदम। अब माँ तो माँ है एकदम, वो एकदम वहां से चिल्लाते हुए आए, मेरे को पता है मेरा भी दिल धक से रह गया, दद्दू का एक्सीडेंट हो गया। वो बोल रहे हैं सिर में बहुत चोट लगी है, एकदम खून बह रहा है। इतना बोलते बोलते वो भाग गई, निकल गई। मैं बोला मैं आ रहा हूँ, इस कमीज पहन के मैं आ रहा हूँ, नहीं रुकी, वो निकल गई। पता नहीं को एक तो गाड़ी थी, पंचम था, एक किसी की, मेरी गाड़ी में शायद, वो निकल गई, रुकी नहीं 1 सेकेंड, ये रुकी, वो भाग गई चौरेंगा रोड। अब पीछे मैं निकला शर्ट पहन के। अब वो घर में तो ढीला पजामा पहनता हूँ, मैं बनियान पहनता हूँ घर में, तो पजामा पहना था, शर्ट नहीं पहनते पहनते बटन लगाते मैं भी दौड़ा। तब तक कोई एक किसी की गाड़ी आई थी, किसी गाड़ी वो लगाया, तो मैं भी उस पर बैठा, मैं भी भागा। तो जब हम जा रहे थे चौरेंगा रोड में, आगे वो जा रही थी, आगे पीछे मैं जा रहा था, तभी सामने से एक गाड़ी आई, सामने से एक छोटी गाड़ी आई। फिर उसने इशारा किया, तो हम समझ गए कि इस गाड़ी में कोई ना कोई किसी की गाड़ी लेके लोग आ रहे हैं। तो हमने उस गाड़ी को नहीं रोका, बिल्कुल चलो दामाखेड़ा हॉस्पिटल, उसको जोर से बोला हॉस्पिटल दामाखेड़ा। तो हम लोग मोड़ के पीछे गए, बहुत स्पीड में उस गाड़ी के पीछे गए। वो गाड़ी अस्पताल में घुसी, उसके पीछे इनकी माता जी की गाड़ी घुसे और उसके पीछे मेरी गाड़ी खड़े हुए। वो तो खड़े होते ही कूदी बाहर, मैं भी कूदा बाहर। इतने में ये खुद दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। अब पूरा देखो, यहाँ से पूरा पैर तक लालम लाल,
पूरा लाल 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 चेहरा, लाल लाल लाल, पूरा पेट तक पूरा लालम लाल है। तो फिर तुरंत उसमें ले गए इनको कैजुअलिटी में। फिर जो कपड़े पहने हुए थे सब कीचड़ कीचड़ हो गया था, भीग गया था, नहर में पानी भी था, कीचड़ भी था। अब जो फटा था, वो सिर फटा था बहुत बड़ा, उसमें पूरी मिट्टी कीचड़ पूरा घुस गया था, लेकिन उसने चिपका के बांध दिया। रायपुर हमने तुरंत फोन किया। अब उस समय इनकी उम्र रही कितनी थी? 14-15 साल चल रहा था। तो वहाँ बाल गोपाल में डॉक्टर अशोक भट्टर हैं, बच्चों का हॉस्पिटल है, वहाँ फुल फैसिलिटी। वहाँ बच्चों के सर्जन भी होते हैं, न्यूरो सर्जन भी होते हैं, तो सिर का ऑपरेशन करते हैं, हर तरह की वहाँ फैसिलिटी है। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल भी घबराओ मत, आप देरी मत करो, बस उनको लेके आ जाओ। तो फिर इनका जो पैंट शर्ट सब गीला हो गया था, उतारते हैं तो वो कैंची से काट के टी शर्ट अलग किए, पैंट अलग किए। तब तक एक लड़का दौड़ के इनके लिए पैंट शर्ट ले आया था, फिर वो कैसे ढीला वाला मंगाए, ढीला वाला पहनाए इनको और हॉस्पिटल की गाड़ी में ही लिटाए। और आगे हमारा डॉक्टर प्रशांत आगे सीट पे बैठा ड्राइवर के साथ, इनकी माता जी इनके साथ बैठी, पीछे पीछे मैं दौड़ा और 3-4 गाड़ियां पीछे लगी। बहुत ही स्पीड से भागे रायपुर की तरफ। फिर डॉक्टर का फोन आया रायपुर से, डॉक्टर भट्टर का, ये रास्ते में भवानी डायग्नोसिस पड़ेगा। मैंने उससे बात किया है, आप लोग वो 15 मिनट में 10 मिनट में बहुत जल्दी सीटी स्कैन कर देगा, आप लोग सीटी स्कैन करा के फिर यहाँ तुरंत मेरे पास आ जाओगे, रिपोर्ट के लिए रुकना मत, आ जाना। तो गए, रास्ते में फाफाडी में ही पड़ता है लेफ्ट साइड में, गए वहां तुरंत सीटी स्कैन हुआ, सीटी स्कैन करा के अब देखिए मेरा होश गायब है, होश गायब है। लेकिन सदगुरु कभी हमारे सदपुरुष परमात्मा जो हैं, साहब जो हैं, जिनको हम अपना परमात्मा मानते हैं, उन्होंने धनी धर्मदास जी साहब को जो वाणी कही, वो उनके कथन भी याद आ रहे थे और दिल मतलब होश तो वही हुआ था, लेकिन साहब की वाणी याद आ रही थी। उन्होंने आगम संदेश में बहुत कुछ कहा। काल जो है ये बस गुरु पर भी झपाटा मारेगा कई बार, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब जब काल झपाटा लाई तब तब हम होप सहाय। ये साहब ने धर्मदास को बता दिया, जब जब भी ये काल बन गुरु पर झपाटा मारेगा तब तक मैं वहां सहायक बन जाऊंगा। तो ये समझ लीजिए साहब ने जो वाणी धर्मदास साहब कही थी, उसको वो बिल्कुल, उसको क्या कहते हैं शब्द में भाव, वो सत्य हुई। ये जब नहर में गिरे और नहर के अंदर फिसलते हुए जाके कॉन्क्रीट में टकराए, तो मुझे लगता है जब सर कॉन्क्रीट से तो जरूर साहब ने अपना हाथ बीच में रख दिया। कभी ना तो देखिए, ना तो ये इतना लंबा, इतना बड़ा हिस्सा, प्लेट सासर होता है ना चाय की, इतना बड़ा गोल कट के इतना पूरा लटक जाना, मतलब अच्छा वो लड़का बता रहा था जो साथ में था इनके नहर में, वो भी गिरा था और 2 मोटरसाइकिल में और पिट्टी लड़के थे ऊपर में थे। अब वो रोना गाना चाहते, इनको रुमाल बांधा, यहाँ पे अपना बनियान बांधा। तो बताते हैं, बाद में बताया, उसको नहीं बताया कि जब ये रुमाल बन गया, यहाँ पट्टी बन गई थी, ये नहर से खुद चलते हुए ऊपर आ गया वो, भाई के नहीं लगना पड़ा।
जैसी पट्टी सिर में बांधे, हाथ में बनियान बांधे, कोई नहा नीचे में थे, वो खुद ही चढ़ के बाहर आ गए। तो हमारी हालत हुई। तो हॉस्पिटल में जैसी गाड़ी पहुंची तो ये पीछे सीट में थे, लेटे हुए थे एक लड़के को गोद में सब, लेकिन हॉस्पिटल में जैसी गाड़ी रुकी ये खुद दरवाजा खोले वो करके खड़े हो गए। अब इनकी माता दौड़ गई थी और रोना गाना चालू, उसका एकदम इनको पकड़ ली और रोना गाना चालू। अब यही अपनी माता को समझा रहे, कुछ नहीं हुआ मम्मी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरे को सब ठीक हो जाएगा, तू रो मत, चुप रह, तू रो मत ना, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ये खुद अपनी माता को चुप करा रहे हैं। मेरा भी होश उड़ा होगा। फिर ले गए, सीटी स्कैन हुआ, फिर सीटी स्कैन करा के हम डॉक्टर भट्टर के हॉस्पिटल की तरफ चले। तो बीच रास्ते में ही जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वहाँ के, उन्होंने मोटा मोटी एक रिपोर्ट बना के हमारे डॉक्टर प्रशांत को उन्होंने फोन किया, फोन करके बताया कि अंदरूनी मार नहीं लगी है, इस हड्डी भी कहीं फ्रैक्चर नहीं हुई है और अंदर ब्रेन में, अंदर मस्तिष्क में कहीं ब्लीडिंग भी नहीं हुआ है, अंदरूनी मार नहीं लगी। तो मेरे को प्रशांत ने, मैं गाड़ी में जा रहा था, प्रशांत ने तो मेरे को बताया, ऐसा था उनका फोन आया है, वो बता रहे हैं कि अंदर बिल्कुल मार नहीं लगी, कहीं फ्रैक्चर नहीं, अंदरूनी ब्लीडिंग भी नहीं हो रही है। अब इतने देर तक मैं हिम्मत बना के रखा था, एकदम होश तोड़ा तो हिम्मत बना के रखा था, लेकिन जैसे ही बताया सब ठीक है, अंदर मार नहीं लगी है, ठीक है, अंदरूनी मार नहीं है, ब्लीडिंग भी अंदर नहीं है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मेरे एकदम आंसू बहना शुरू हुआ। अब वहां से जब से सुना था इनका एक्सीडेंट हुआ, तब से लेकर ये रिपोर्ट मिलते तक मतलब पूरा हिम्मत बना के रखा था, अपने आप को रोक के रखा। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि ठीक है, अंदरूनी मार नहीं, सब फिर मेरा आंसू रुक गई है, पूरा वो हॉस्पिटल पहुंचते तक बहता रहा। फिर गए वहाँ, अब वहाँ डॉक्टर भट्टर थे, उन्होंने बच्चों के जनरल सर्जन को भी बुला रखा था, न्यूरो सर्जन भी बुला रखे थे, ओटी भी बिल्कुल रेडी कर दिया था। तो आते ही तो इसको ले गए ओटी में उधर, तो उन्होंने अच्छे से जांच पड़ताल किया। अब हम लोग तो सब नीचे ही बैठे रहे, बल्कि भट्टर सर ने, डॉक्टर भट्टर ने अपने ही केबिन में हमको, बहुत मानते हैं, साहब की दया है, डॉक्टर भट्टर बहुत मानते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। बाल गोपाल नाम से उनका हॉस्पिटल है, तो बैठे रहे और वो बिल्कुल तो इनको ऊपर ले जाकर सबसे पहले तो रुमाल डॉक्टर ने, सर्जन ने खोला, और न्यूरो सर्जन और जनरल सर्जन दोनों लगे हुए थे। अब वो उसको खोला, पूरा अंदर मिट्टी, कीचड़, मिट्टी सब फंसा हुआ। फिर यहाँ का बाल, ट्रिमर से बाल साफ किया। फिर सादे पानी में तो उसको धो नहीं सकते, तो जो ग्लूकोज होता है ना, आदमी को चढ़ाते हैं ग्लूकोज, वो ग्लूकोज के पानी, ग्लूकोज डाल तो पूरा धुलाई की होती है, जितना कीचड़ मतलब मिट्टी उट्टी भरी थी पूरा साफ किए ग्लूकोज पानी से, वो बॉटल के पानी से, वो 4-5 बॉटल लगा सफाई की उसकी पूरा। फिर अच्छे से सफाई करके उसमें टाँका लगाया गया, कितने 20-22 टाँके, कितने लगे, 20 टाँके लगे, 20 टाँके यहाँ लगे, 9-10 टाँके, ये भी तो फट गया था पूरा मास्क, 20 टाँके यहाँ लगे। उसके अलावा यहाँ भी इनको मार लगी थी, यहाँ भी कंधे में भी लगी थी, यहाँ भी मार लगी थी। तो यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ चोट तो निधन, सब जगह एक्सरे किया, पेट में यहाँ मार दिख रही थी, यहाँ का सोनोग्राफी करके देखे,
तो साहब की दया से ठीक था। तो टाँका वाँका लगा के पूरा सफाई उफाई करके कपड़ा बदल के फिर नीचे लाया उनको। फिर नीचे में एक और डॉक्टर का केबिन था, वो केबिन खोलकर वहाँ इनको लिटा दिए और कुछ खाए पिए नहीं थे तो इनको कुछ खिलाओ पिलाओ, कमजोरी आएगी। फिर कुछ खिलाया पिलाया, इनको मंगाया, कुछ खिलाया पिलाया। और मैं देखो, मैं नहाया धोया भी नहीं था। जब ये इनको लाया गया, नीचे लाया, फिर डॉक्टर भट्टर ने सर्जन लोगों से बात किया। बात करने के बाद फिर मुझे कहा ठीक है कि 4 घंटे के बाद एक बार MRI करके और देखेंगे। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है, सिर में मार लगता है तो अंदरूनी ब्लीडिंग तुरंत नहीं होता, 3, 4, 5, 6 घंटे के बाद ब्लीडिंग शुरू होता है। तो 4 घंटे हम यहीं रखते हैं, तो सोने दो, जो भी खाना चाहे को खिलाओ पिलाओ, कोई परहेज नहीं है। खिलाया पिलाया, फिर ये लेटे रहे, क्योंकि माता जी रही साथ में, बातचीत करते रहे। 4 घंटे बाद होना था MRI, मैं घर से नहा धो के आ जाता। मैं घर गया रायपुर में, नहा धो के जैसे ही निकल रहा था वैसे एम्बुलेंस घर में आया। ये लोग उतरे, मैंने कहा वो MRI हो गया, वो हो गया और उसमें भी सब ठीक है। तो क्या बोले, आज रुकना है कि जाना है दामाद को, क्या करना है, क्या बोले? उसने बोले नहीं आराम से जाओ, दामाखेड़ा बोले। और दामाखेड़ा हमारे हॉस्पिटल में जो सर्जन आते हैं मौलानी, इंदल से आते हैं डॉक्टर मौलानी, वो ड्रेसिंग करने आते थे। डॉक्टर प्रशांत मौलानी और एक OT नर्स है हमारे यहाँ दामाखेड़ा में, वो आती थी, वो लोग ड्रेसिंग करते थे। अब वो मेरे ख्याल से 9-10 दिन में, ये तो 9-10 दिन में सूख गया, ये भी सूख गया। मैंने कहा 10 दिन के बाद टाँका भी खुल गया, 10 दिन के बाद टाँका भी खुल गया। लेकिन उस दिन के बाद मतलब मन में एक डर होता है ना, मन में एक डर होता है कि नहीं, बिल्कुल बाइक को हाथ लगाना ही नहीं है, मोटरसाइकिल को छूना ही नहीं है। अब मोटर तब भी ये छुपा के कहीं न कहीं ये बाइक चलाते ही हैं। अब बाइक तो बाइक, अभी गाड़ी में भी कहीं जाते तो डर लगता है। ये स्थिति है। अब ये निकल जाते हैं 2-2 महीना, 1.5 महीना राजस्थान की यात्रा करके आ गए, 2 महीना गुजरात का यात्रा किया और वहीं से महाराष्ट्र की यात्रा में चले गए। 1 महीना महाराष्ट्र में घूम गए, तो 3-3 महीने बाहर रहते हैं, यात्रा करते हैं और सिर्फ अपने पंथ के लिए। मतलब देखिए, ऐसा है कि 15 साल की उम्र से इन्होंने पंथ का कार्य प्रारंभ किया है, प्रचार प्रसार। अभी 17 साल के हो गए हैं, 18 साल चल रहा है और बसंत पंचमी के दिन ही 18 साल के पूरे होंगे। ऐसे ही था कि मैं वहां गया तो वही बता रहा हूँ। तो जब लेके हम इनको जा रहे थे रायपुर चोट लगने में, उस समय भी मेरे मन में ये बात ऐसे मन में आई, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने, मेरा 7 बरस की उम्र में मेरा झालर हुआ, मेरी उम्र इतनी हो गई,
मैं 55 साल का हो गया, अभी तक मैंने झालर नहीं उतारा है। मुंडन तो हुआ हमारी पूज्य माता साहिबा, प्यारी बाई पूज्य माता साहिबा पंचरेजुद्दयानंद साहब की सबसे छोटी पत्नी जो थी, उनका लोकवास हुआ, तब भी हम मुंडन हुए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव का लोकवास हुआ, तब भी हम मुंडन हुए। पहली बार जब बांधवगढ़ में पुत्री हुई, वहां भी मैं मुंडन हुआ, लेकिन मेरा झालर कहाँ हुआ था? जगन्नाथपुरी में धर्मदास साहब की समाधि के पास, वहां नहीं हुआ था। और इनका एक्सीडेंट हो गया। मेरे मन में ऐसा लगा कि मैं आज तक वहां जाके मैंने झालर का काम मेरा अधूरा ये नहीं करा है, क्या है कहीं कुछ। तो मेरे मन में वो बात बढ़ गई कि नहीं, अब तो मैं जाऊंगा ही और वहां मुंडन कराऊंगा। फिर कार्तिक, 1 महीने बाद कार्तिक पूर्णिमा में उनको भी साथ लेके हम गए वहाँ। फिर वहाँ जाकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही वहाँ हम लोग, मैंने मुंडन कराया। मेरे पास और भी मेरे साथी थे, वो सब ने मुंडन करा लिया। फिर 5-7 दिन उधर हम घूमे फिरे। फिर वहाँ से आने के बाद 1 हफ्ते के बाद मैं जब ये भी एक इतने बड़े एक्सीडेंट से उभरे थे, मैंने सोचा इनका दिमाग अभी उनको थोड़ा और कहीं घुमा फिरा के ले आता हूँ। तो मैं इनको ले गया दिल्ली से ले गया, उधर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, 3-4 दिन उधर घुमाया। फिर वापस हम दिल्ली आया, दिल्ली से इनको राजस्थान ले गया, राजस्थान में अजमेर ले गया, जोधपुर ले गया, जैसलमेर ले गया, कुंभलगढ़ ले गया। ऐसे कई जगह वहाँ पे राजस्थान का कल्चर दिखाया है इनको, पूरा अच्छे से घुमाया फिराया। इनके सब साथी लोग साथ में थे, तो पूरा घुमाने फिराने से इनका माइंड जो है ठीक ठाक फ्री हो गया। माइंड मुझे भी अच्छा लगा। उसके बाद फिर मन में फिर ख्याल आया कि नहीं, अब इनका जैसे ये 18 बरस के होंगे 2026 में बसंत पंचमी में, इनका चादर तिलक का कार्यक्रम मुझे करना है। ऐसा मेरे मन में विचार आ गया। फिर मैंने किसी को बोला नहीं, फिर पीछे मेले में या शायद गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने ये डिक्लेयर किया कि आने वाले मेले में बसंत पंचमी के दिन उनका नवोदित पंचाचार्य का चादर तिलक का कार्यक्रम, चादर तिलक का समारोह आयोजित होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने डिक्लेयर किया, तारीख वगैरह समय वगैरह सब कुछ। उसके बाद भी ये अभी फिर भ्रमण किए हैं। इस बीच इन्होंने गुरु को मतलब ये अब नई पीढ़ी के हैं। देखिए जो बद्री हजूर गुरुमुनि नाम साहब जिस तरह से कार्य करते थे, फिर मेरा कार्यकाल आया तो मैंने बहुत से बदलाव किए। जैसे पहले गांव में एक छोटे गांव में होता था, मैंने बदलाव किया कि मैं गांव में नहीं करूंगा, सब समिति बनाओ, 20, 30, 25, 50 गांव मिल कर समिति बनाओ और सब मिलकर एक जगह करो। अब वो होने लग गया तो वो बहुत अच्छा हुआ पंच प्रसार के लिए। मतलब जहां भी कार्यक्रम होता था, अब वो तहसील स्तर पे करते थे, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर, अब वो सन 98, 99, 2000 से शुरू जहां भी कार्यक्रम होता था, उस शहर के लोग बोलते थे कि आज तक इस शहर में इससे पहले इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं था। ऐसी बोलते हर जगह यही बोलते थे।